हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके आज के इस एडवांस अकाउंटिंग के लेक्चर में सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम इंश्योरेंस क्लेम्स अकाउंट्स दैट इज क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट इसके बारे में थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे। When a fire occurs, the business is dislocated for a certain period of time and the normal business cannot be achieved. During this period of dislocation, the sales are comparatively less than what they are supposed to be under normal working conditions. When sales are reduced, the corresponding profits are also reduced. Consequential loss insurance indemnifies the insured any loss of profit suffered by him. An ordinary fire insurance policy does not cover loss of profit due to reduction in sales on account of fire. So, separate policy known as consequential loss policy is taken to cover the following losses due to fire. So, अगर बिजनेस में आग लगती है तो क्या होता है? बिजनेस डिसलोकेट होता है। बिजनेस डिसलोकेशन का मतलब क्या है? जिस जगह पर ऑलरेडी बिजनेस काम करता था, ड्यू टू फायर उसका जो लोकेशन है वो लोकेशन क्या होता है? बदलता है। और जनरली वो कितने पीरियड तक बदल सकता है? सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल 2 साल या 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक ये जो पीरियड ऑफ डिसलोकेशन है वो पीरियड ऑफ डिसलोकेशन हो सकता है, और जिसकी वजह से नॉर्मल बिजनेस कैन नॉट बी अचीव। सो जो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस है, ये नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस बिजनेस के लिए पॉसिबल नहीं होते ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ डिसलोकेशन। सो ड्यू टू द डिसलोकेशन या ड्यू टू द इन द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन में क्या हो सकता है? सेल्स आर कंपैरेटिवली लेस देन व्हाट दे आर सपोज टू बी अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन। सो ड्यू टू डिसलोकेशन क्या होता है? जो नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस है और नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस क्या होती है? डिस्टर्ब होती है। ड्यू टू दिस क्या होता है? जो सेल्स है कंपैरेटिवली लेस, यानी कि जो नॉर्मल वर्किंग में जो सेल्स बिजनेस के होते थे वो सेल्स इस डिसलोकेशन पीरियड में बिजनेस अचीव नहीं कर सकता। सो क्या होता है? सेल्स आर रिड्यूस्ड। सो सेल्स क्या होती है? सेल्स की जो अमाउंट है, सेल्स का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या होता है? कम होता है। सो द करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट्स आल्सो रिड्यूस्ड। और ये जो सेल्स कम होते हैं उसकी वजह से जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट भी क्या होता है? बिजनेस का कम होता है। सो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस इंश्योरेंस इंडेमनिफाइज द इंश्योर्ड एनी लॉस ऑफ प्रॉफिट सफर्ड बाय हिम। सो एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी है या फिर कौन सा इंश्योरेंस प्लान है? उसको कॉन्सिक्वेंशियल लॉस इंश्योरेंस प्लान कहा जाता है। कि इस प्लान में बिजनेस का जो लॉस ऑफ प्रॉफिट है वो लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? इंडेमनिफाई होता है, यानी कि जो प्रॉफिट का नुकसान होता है वो प्रॉफिट का नुकसान इस कॉन्सिक्वेंशियल लॉस इंश्योरेंस पॉलिसी से बिजनेसमैन को क्या होता है? कवर होके मिलता है। एन ऑर्डिनरी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी डज नॉट कवर लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू रिडक्शन इन सेल्स ऑन अकाउंट ऑफ फायर। सो ये जो ऑर्डिनरी इंश्योरेंस पॉलिसी है, इस ऑर्डिनरी इंश्योरेंस पॉलिसी ये जो प्रॉफिट का नुकसान है वो प्रॉफिट का नुकसान जो रिडक्शन इन सेल से ये जो प्रॉफिट का नुकसान होता है वो प्रॉफिट का नुकसान भर के नहीं देती, यानी कि उस पॉलिसी में ये प्रॉफिट का नुकसान कवर नहीं होता। सो बिजनेसमैन को एक सेपरेट पॉलिसी लेनी पड़ती है। उस पॉलिसी को क्या कहा जाता है? कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी कहा जाता है। अगर ये कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी बिजनेसमैन लेता है तो जो आग से लॉसेस होते हैं, कौन से लॉसेस? खाली ये जो लॉसेस है वो लॉसेस उस कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी से बिजनेसमैन को क्या होते हैं? कवर होके मिलते हैं। सो ये कौन से लॉसेस ड्यू टू फायर बिजनेसमैन को कवर होके मिलते हैं या फिर बिजनेसमैन कवर कर सकता है इस कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी से? ये वो लॉसेस है। सो पहला लॉस है लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू रिडक्शन इन टर्नओवर या फिर आउटपुट, यानी कि जो टर्नओवर कम होता है ड्यू टू फायर उससे जो प्रॉफिट कम होता है उसको लॉस ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है। तो वो इस कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी से क्या होता है? कवर होके मिलता है। सेकंड, पेमेंट ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस। ये जो स्टैंडिंग चार्जेस है, यानी कि जनरल इसको फिक्स चार्जेस कहा जाता है। ये जो फिक्स्ड चार्जेस है वो बिजनेसमैन को
पे करने पड़ते हैं। सो इस पेमेंट से बिजनेस का क्या होता है, ऑटोमेटिकली लॉस बढ़ता है। सो ये जो पेमेंट स्टैंडिंग चार्जेस के लिए करने हैं उसको भी इस कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी से क्या होता है, कवर मिलता है। और तीसरा जो लॉस कवर होता है इस कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी से वो है इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग विच इज नेसेसरी टू अवॉइड और डिमिनिश रिड्यूस द टर्नओवर। सो ड्यू टू फायर क्या होता है, बिजनेस का डिसलोकेशन होता है, जो चांसेस है सेल्स रिडक्शन के, वो सेल्स रिडक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। तो उसको कवर करने के लिए यानी कि सेल्स को मेंटेन करने के लिए कुछ जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होती है। जनरली उसको क्या कहा जाता है, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग कहा जाता है। सो ये जो कॉस्ट इंक्रीज होती है ड्यू टू फायर, वो भी इंक्रीज कॉस्ट इस कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी से क्या होती है, कवर होती है। सो ये लॉस ऑफ प्रॉफिट का हमें मतलब क्या लेना है कि एक कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी होती है। अगर एक कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी बिजनेसमैन लेता है तो बिजनेसमैन को जो आग लगने से नुकसान होता है, कौन सा नुकसान बिजनेसमैन का आग लगने से हो सकता है, पहला नुकसान प्रॉफिट का होता है, दूसरा नुकसान जो पेमेंट है वो पेमेंट स्टैंडिंग पेमेंट जो रहते हैं, स्टैंडिंग चार्जेस जो रहते हैं वो पेड करने पड़ते हैं। और ड्यू टू फायर कुछ कॉस्ट ऑफ वर्किंग बिजनेसमैन की क्या होती है, बढ़ती है। तो वो कवर करने के लिए जो पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी इशू करती है उसको कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी कहते हैं। और इस लॉस पॉलिसी से क्या होता है, प्रॉफिट का जो नुकसान है बिजनेसमैन का वो कवर होके मिलता है। यानी कि खाली प्रॉफिट का नुकसान ये इसका स्कोप नहीं, प्रॉफिट का नुकसान एज वेल एज जो स्टैंडिंग चार्जेस है और जो इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग है वो भी इस पॉलिसी से क्या होती है, कवर होती है। तो उसको जनरली क्या कहा जाता है, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी कहा जाता है। नेक्स्ट, अब ये जो प्रोसीजर है फॉर कैलकुलेटिंग द फायर क्लेम अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि अगर कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी बिजनेसमैन ने ली है तो आग लगने के बाद जो क्लेम कैलकुलेट किया जाता है वो क्लेम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो प्रोसीजर हमें क्या करनी है, यहाँ देखनी है। सो प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग द फायर क्लेम अंडर लॉस ऑफ प्रॉफिट। सो जो पहली स्टेप है उस पहली स्टेप में क्या किया जाता है, असर्टन द अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल्स दैट इज एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड सेल्स ओवर एक्चुअल सेल्स ड्यूरिंग डिसलोकेशन ऑफ बिजनेस। सो स्टेप नंबर 1 में क्या किया जाता है, ये जो शॉर्ट सेल है उसको कैलकुलेट किया जाता है। सो ये शॉर्ट सेल का मतलब क्या है, जनरली ड्यू टू फायर बिजनेस क्या होता है, डिसलोकेट होता है। बिजनेस डिसलोकेट होने की वजह से जो नॉर्मल ऑपरेशंस है बिजनेस के वो नॉर्मल ऑपरेशंस नहीं होते। सो ड्यू टू दिस जो सेल्स वॉल्यूम है वो सेल्स वॉल्यूम क्या होता है, रिड्यूस होता है। रिडक्शन इन सेल्स, सेल्स वॉल्यूम क्या होता है, रिड्यूस होता है। सो ये जो सेल्स वॉल्यूम रिड्यूस होता है उस रिड्यूस हुआ, ये जो रिडक्शन हुआ है सेल्स में उसको क्या कहा जाता है, शॉर्ट सेल्स कहा जाता है। सो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका एक सिंपल सा मैथमेटिकल फार्मूला है कि जिस फार्मूला से क्या किया जाता है, ये जो शॉर्ट सेल है वो शॉर्ट सेल कैलकुलेट किया जाता है। सो ये वो सिंपल सा एक फार्मूला है। सेल्स इन द प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड corresponding to the indemnity period, add expected increase in the current year if any। इस कैलकुलेशन को क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड सेल्स, ऊपर देखो ये स्टैंडर्ड सेल्स या टर्नओवर लेस एक्चुअल सेल्स ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड इज इक्वल टू शॉर्ट सेल्स। सो अब देखो क्या है, हमें सेल्स की अमाउंट लेनी है। ये सेल्स की अमाउंट कौन सी सेल्स की अमाउंट लेनी है, प्रीवियस ईयर की जो सेल्स की अमाउंट है वो सेल्स की अमाउंट लेनी है। सो प्रीवियस ईयर की जो सेल्स की अमाउंट हम यहाँ लेंगे वो लेते वक्त कौन से पीरियड की, प्रीवियस ईयर के कौन से पीरियड की ये सेल्स अमाउंट लेनी है। ये जो इंडेमनिटी पीरियड है, ये इंडेमनिटी पीरियड की कंसेप्ट हम देखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन सेपरेट मैं करूँगा आपसे। ये जो इंडेमनिटी पीरियड है
उस इंडेमनिटी पीरियड से रिलेटेड, करस्पॉन्डिंग टू इंडेमनिटी पीरियड। सो ये जो इंडेमनिटी पीरियड है उस इंडेमनिटी पीरियड से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स का जो सेल्स वॉल्यूम है वो सेल्स वॉल्यूम पहले क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है, और उसमें जो एक्सपेक्टेड इंक्रीज है करंट ईयर में, यानी कि जिस ईयर में आग लगी उस ईयर में जो सेल्स इंक्रीज हो सकता है एक्सपेक्टेड, उस इंक्रीज्ड सेल्स को भी इस पिछले साल के सेल्स में क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। जो भी फिगर आती है उसको क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड सेल्स कहा जाता है। और इससे जो एक्चुअल सेल्स है ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड, उस इंडेमनिटी पीरियड के जो एक्चुअल सेल्स है वो सेल्स क्या किए जाते हैं, डिडक्ट किए जाते हैं। जो भी फिगर मिलती है उसको क्या कहा जाता है, शॉर्ट सेल्स कहा जाता है। सो सिंपल फॉर्मूला है, जो इंडेमनिटी पीरियड है उस इंडेमनिटी पीरियड से रिलेटेड पिछले साल का जो पीरियड है वो पीरियड पहले डिफाइन किया जाता है, और उस पीरियड का जो सेल्स वॉल्यूम है वो सेल्स वॉल्यूम यहाँ पहले कंसिडर किया जाता है। उस सेल्स वॉल्यूम में जो एक्सपेक्टेड इंक्रीज सेल्स है वो एक्सपेक्टेड इंक्रीज उसमें क्या किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं। जो भी फिगर मिलती है उसको स्टैंडर्ड सेल्स कहा जाता है, और उसमें से जो एक्चुअल सेल्स है इंडेमनिटी पीरियड के वो एक्चुअल सेल्स क्या किए जाते हैं, डिडक्ट किए जाते हैं। जो भी फिगर मिलती है उसको शॉर्ट सेल्स कहा जाता है। तो इसमें एक वर्ड आया है, वो वर्ड क्या है, इंडेमनिटी पीरियड। सो ये इंडेमनिटी पीरियड क्या है वो पहले हमें क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो हम वो इंडेमनिटी पीरियड कंसेप्ट क्लियर करेंगे। क्या है, देखो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में, indemnity period. Indemnity period means the period for which the policy is taken. It is expected period during which the business is likely to be dislocated, resulting reduction in sales. So ये indemnity period का एक सिंपल क्या है, मीनिंग है। क्या मीनिंग है, एक पीरियड है, इंडेमनिटी पीरियड का मतलब क्या है, पीरियड फॉर विच द पॉलिसी इज टेकन। सो ये जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी जिस पीरियड के लिए बिजनेसमैन लेता है उस पीरियड को क्या कहा जाता है, इंडेमनिटी पीरियड कहा जाता है। यानी कि आग लगने के बाद, डेट ऑफ फायर, आफ्टर डेट ऑफ फायर, आग लगने के बाद बिजनेस को रिकवर होने के लिए, यानी कि ये जो नॉर्मल ऑपरेशंस है बिजनेस को नॉर्मल ऑपरेशन को शुरू करने के लिए जितना पीरियड लगता है वो पीरियड सामने रखकर उस पीरियड में बिजनेसमैन का क्या होता है, नुकसान होता है। जनरली इंडेमनिटी का मीनिंग क्या है, जो बिजनेसमैन का नुकसान होने वाला होता है या फिर आग लगने से होता है, वो जिस पीरियड से रिलेटेड वो नुकसान होता है। यानी कि आग लगने के बाद 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने या फिर 1 साल भी उसको रिकवर होने के लिए लग सकता है। वो जो पीरियड है, यानी कि आग लगने के बाद बिजनेसमैन को रिकवर होने के लिए जो पीरियड लगता है वो पीरियड वो बिजनेसमैन क्या करता है, पॉलिसी लेते वक्त पॉलिसी में क्या करता है, वो नोट करता है, और उस पीरियड से रिलेटेड बिजनेसमैन का जो नुकसान है वो नुकसान इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, नुकसान कवर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट होती है, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी उसको एक्सेप्टेंस देती है। जनरली उस पीरियड को क्या कहा जाता है, इंडेमनिटी पीरियड कहा जाता है। सो इट इज द एक्सपेक्टेड पीरियड ड्यूरिंग विच बिजनेस इज लाइकली टू बी डिसलोकेटेड रिजल्टिंग रिडक्शन इन सेल्स। सो एक एक्सपेक्टेड पीरियड होता है कि बिजनेस क्या होता है, उस पीरियड के लिए डिसलोकेट होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, जो सेल्स का वॉल्यूम है वो सेल्स का वॉल्यूम कम होता है। यानी कि रिकवर होने के लिए जितना टाइम बिजनेसमैन को लग सकता है वो टाइम क्या है, एक इंडेमनिटी पीरियड है। द लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑन अकाउंट ऑफ रिड्यूस्ड सेल्स ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड ओनली। सो ये जो इंडेमनिटी पीरियड जो बिजनेसमैन ने पॉलिसी में नोट किया है, उस इंडेमनिटी पीरियड का जो लॉस है प्रॉफिट का, यानी कि सेल्स कम होने की वजह से, रिड्यूस्ड सेल्स कम होने की वजह से जो लॉस हुआ है
प्रॉफिट का, ये सेल्स का रिडक्शन किस पीरियड का हमें कंसिडर करना है, इंडेमनिटी पीरियड का हमें खाली क्या करना है, कंसिडर करना है। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी इंडेमनिटी पीरियड का जो रिड्यूस्ड सेल्स वॉल्यूम है और इस रिड्यूस्ड सेल्स वॉल्यूम की वजह से जो प्रॉफिट का नुकसान हुआ है, वो प्रॉफिट का नुकसान इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, जो बिजनेसमैन है वो बिजनेसमैन को पे करती है। और जनरली ये जो इंडेमनिटी पीरियड है वो पीरियड नॉट मोर देन 12 मंथ्स, यानी कि 12 महीने से ज़्यादा ये इंडेमनिटी पीरियड नहीं होता। यानी कि अगर ये जो बिजनेसमैन है वो बिजनेसमैन अगर बोलता है कि हमें 2 साल के लिए 3 साल के लिए ये इंडेमनिटी पीरियड चाहिए, नहीं, मैक्सिमम इंश्योरेंस कंपनी इंडेमनिटी पीरियड कितना बिजनेसमैन को अलो करती है, 12 मंथ्स का ये पीरियड बिजनेसमैन को ये कंपनी अलो करती है। सो शॉर्ट सेल में हमें क्या करना है कि इंडेमनिटी जो पीरियड है, यानी कि आग लगने के बाद बिजनेसमैन को कवर होने के लिए, रिकवर होने के लिए कितना पीरियड लगता है, उस पीरियड को हम इंडेमनिटी पीरियड बोलते हैं। और उस इंडेमनिटी पीरियड से रिलेटेड जो लास्ट ईयर का पीरियड है, उस पीरियड में एक्चुअल में सेल्स कितना हुआ है वो पहले यहाँ कंसिडर किया जाता है। उसमें जो एक्चुअल चांसेस जो है सेल्स वॉल्यूम बढ़ने के करंट ईयर में, यानी कि जिस पीरियड में आग लगी, जिस ईयर में आग लगी, उस ईयर में जो चांसेस रहते हैं सेल्स का वॉल्यूम बढ़ने के, वो वॉल्यूम जो बढ़ सकता है उसमें ऐड किया जाता है। और बाद में जो एक्चुअल सेल्स है इंडेमनिटी पीरियड में, जो एक्चुअल सेल्स की अमाउंट है वो कम की जाती है, जो भी फिगर मिलती है उसको क्या कहा जाता है, शॉर्ट सेल्स कहा जाता है। ये स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेट। सो यहाँ हमें एक ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकालना है। जो ग्रॉस प्रॉफिट की कंसेप्ट हमें मालूम है, वो ग्रॉस प्रॉफिट की कंसेप्ट यहाँ हमें कंसिडर नहीं करनी। यहाँ एक अलग कंसेप्ट है ग्रॉस प्रॉफिट की। तो ये अलग कंसेप्ट क्या है, ये उसका ये फॉर्मूला है। द ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज फाउंड बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। सो ये ग्रॉस प्रॉफिट रेट का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इनटू 100। सो ये ग्रॉस प्रॉफिट की कंसेप्ट क्या है, पिछले साल का नेट प्रॉफिट हमें क्या करना है, यहाँ कंसिडर करना है। उसमें जो स्टैंडिंग चार्जेस है, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, उसको हमें ऐड करना है। और उस फिगर को जो प्रीवियस ईयर्स का सेल्स वॉल्यूम है, उस सेल्स वैल्यू से क्या करना है, डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी फिगर मिलती है उसको ग्रॉस प्रॉफिट रेट कहा जाता है। तो स्टेप नंबर 2 में ग्रॉस प्रॉफिट रेट कैलकुलेट किया जाता है। अब स्टेप नंबर 3 में क्या किया जाता है, जो लॉस ऑफ प्रॉफिट है वो लॉस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। तो क्या है इसका ये फॉर्मूला, शॉर्ट सेल्स इनटू ग्रॉस प्रॉफिट रेट। सो पहली स्टेप में हमने जो शॉर्ट सेल्स की अमाउंट कैलकुलेट की है, उसको दूसरी स्टेप में हमने जो ग्रॉस प्रॉफिट रेट कैलकुलेट किया है उससे मल्टीप्लाई किया जाता है। जो भी फिगर मिलती है उसको लॉस ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है। तो ये है स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 4, कैलकुलेट क्लेम एज अंडर। अब इंश्योरेंस कंपनी के लिए हमें क्या करना है, क्लेम सबमिट करना है। तो क्लेम की अमाउंट अब कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो देखो इसमें पहले ये जो लॉस ऑफ प्रॉफिट है, जो स्टेप नंबर 3 में हमने कैलकुलेट किया है, वो पहले क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। बाद में इसमें जो इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग है, वो कॉस्ट ऑफ वर्किंग क्या की जाती है, ऐड की जाती है। देन बाद में जो सेविंग्स है स्टैंडिंग चार्जेस के, जो स्टैंडिंग चार्जेस में क्या हुआ है, सेविंग्स हुआ है, कुछ अमाउंट स्टैंडिंग चार्जेस की क्या होती है, एज एक्सपेक्टेड नहीं होती, वो अमाउंट कम होती है, बचती है। तो उस सेविंग्स को क्या किया जाता है, उस लॉस ऑफ प्रॉफिट में से कम किया जाता है, लेस किया जाता है, सेविंग्स इन स्टैंडिंग चार्जेस। देन बाद में जो स्टेप नंबर 5 है, उस स्टेप नंबर 5 क्या की जाती है, अप्लाई की जाती है। यानी कि इस स्टेप नंबर 5 में क्या किया जाता है, जो
नेट क्लेम है वो नेट क्लेम कैलकुलेट किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन ऑफ एवरेज क्लॉज। सो एवरेज क्लॉज का एप्लीकेशन किया जाता है। तो ये एवरेज क्लॉज का एप्लीकेशन कैसे किया जाता है? सो ये उसका क्या है? फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ पॉलिसी डिवाइडेड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल सेल्स इनटू लॉस ऑफ प्रॉफिट। सो ये नेट क्लेम का क्या है? फॉर्मूला है। सो ये नेट क्लेम का फॉर्मूला कब यूज किया जाता है? सो व्हेन द अमाउंट ऑफ पॉलिसी, यानी कि ये जो पॉलिसी अमाउंट है, व्हेन द अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज लेस देन ग्रॉस प्रॉफिट इट अप्लाइड एवरेज क्लॉज, यानी कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है उस ग्रॉस प्रॉफिट से अगर अमाउंट ऑफ पॉलिसी कम है तो ये जो एवरेज क्लॉज है उस एवरेज क्लॉज को क्या किया जाता है? अप्लाई किया जाता है। सो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो ग्रॉस प्रॉफिट हम यहाँ कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये जो एनुअल सेल्स है उस एनुअल सेल्स पर हम क्या करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और उस ग्रॉस प्रॉफिट की तुलना में अगर पॉलिसी के अमाउंट कम है तो क्या किया जाता है? ये जो एवरेज क्लॉज है वो एवरेज क्लॉज को अप्लाई किया जाता है। सो फॉर्मूला मैं फिर से बताता हूँ। नेट क्लेम इज इक्वल टू, ऊपर हमने जो लॉस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट किया है ये फिगर, उस फिगर को मल्टीप्लाई किया जाता है किस रेशियो से? अमाउंट ऑफ पॉलिसी डिवाइडेड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल सेल्स। सो ये एनुअल सेल्स का मतलब भी हम देखेंगे। ओके, ठीक है। अब देखो, हमने प्रोसीजर में जो कंसेप्ट्स कुछ स्टैंडिंग चार्जेस की कंसेप्ट देखी, कॉस्ट ऑफ वर्किंग की कंसेप्ट देखी, स्टैंडर्ड सेल्स की कंसेप्ट देखी, या फिर एनुअल सेल्स की कंसेप्ट हमने देखी, उसका थोड़ा यहाँ हमें क्या करना है? मीनिंग लेना है। तो देखो, यहाँ हमने क्या किया है? इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ वर्किंग इंक्रीज होती है वो कॉस्ट ऑफ वर्किंग लॉस ऑफ प्रॉफिट में क्या की जाती है? ऐड की जाती है। तो ये अमाउंट कितनी ऐड की जाती है उसके बारे में यहाँ हमें क्या करना है? डिस्कशन करना है। देखो, हाउ टू कैलकुलेट इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। सो ए इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग क्या है? The insured may have to incur certain additional expenses to keep the business running during the indemnity period. Such incurred working expenses will be allowed subject to a limit, which is the list figures resulting from the following. So, क्या होता है? ये जो certain additional expenses है due to fire, बिजनेस को रन करने के लिए, इंडेमनिटी पीरियड में बिजनेस को रन करने के लिए बिजनेसमैन को क्या करने पड़ते हैं? पे करने पड़ते हैं। और इस वर्किंग कॉस्ट को, इंक्रीज वर्किंग कॉस्ट को, ये इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? एज अ क्लेम एक्सेप्ट करती है। तो एज अ क्लेम एक्सेप्ट कितनी अमाउंट करती है? एक लिमिट है उसका, उस लिमिट का उस लिमिट को कंसिडर करके इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग एक्सेप्ट करती है। तो ये लिमिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? लिस्ट फिगर्स रिजल्टिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। सो यहाँ कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। उस कैलकुलेशन में से जो कम से कम फिगर है लिस्ट, वो फिगर एज इंक्रीड कॉस्ट ऑफ वर्किंग इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? एक्सेप्ट करती है। सो पहली फिगर कौन सी यहाँ देखी जाती है? एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड, जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हुआ है वो पहले। देन ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडिशनल सेल्स ड्यू टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। सो ये जो एडिशनल सेल्स बिजनेस को मिले हैं ड्यू टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, उस पर जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है उसको यहाँ एज अ फिगर कंसिडर किया जाता है। और तीसरी एक फिगर यहाँ कंसिडर की जाती है, वो फिगर इस फॉर्मूला से क्या की जाती है? कैलकुलेट की जाती है। तो ये फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस इनटू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। ये एक फिगर इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करके यहाँ कंसिडर की जाती है। और इसमें से जो लिस्ट फिगर है, यानी कि कम से कम जो फिगर है, वो एज इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग लॉस ऑफ प्रॉफिट में क्या की जाती है? ऐड की जाती है। सेकंड पे है स्टैंडिंग चार्जेस। सो स्टैंडिंग चार्जेस क्या है? इट मीन्स फिक्स्ड चार्जेस विच कंटिन्यू irrespective of reduction in sales. It is just opposite of variable charges which fluctuate with the sales. So ये क्या है? फिक्स्ड चार्जेस है
कंटिन्यू इरिस्पेक्टिव ऑफ रिडक्शन इन सेल्स, यानी कि सेल्स कम हो या फिर ज़्यादा हो, ये तो ज़्यादा होने के चांसेस नहीं होते, सेल्स कम ही होते हैं, लेकिन ये जो कुछ चार्जेस है वो चार्जेस बिजनेसमैन को कंटिन्यूसली क्या करने पड़ते हैं, पे करने पड़ते हैं। और ये स्टैंडिंग चार्जेस क्या है, इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ वेरिएबल चार्जेस विच फ्लक्चुएट विद द सेल्स। सो ये जो वेरिएबल चार्जेस है, ये वेरिएबल चार्जेस का नेचर कैसे होता है, फ्लक्चुएट विद द सेल्स, यानी कि सेल्स वॉल्यूम के पैरेलल ये कुछ वेरिएबल चार्जेस क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। लेकिन ये स्टैंडिंग चार्जेस चेंज नहीं होते, वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। उसको बिजनेसमैन को क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। तो इसमें कौन से चार्जेस होते हैं, वेजेस, सैलरीज, परमानेंट स्टाफ की रेंट है, रेट है, टैक्सेस है, इंश्योरेंस है, डायरेक्टर फी है, ऑडिटर फी है, एटसेट्रा। एक कुछ चार्जेस है जिसको बिजनेसमैन को क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। तो ये स्टैंडिंग चार्जेस भी क्या होते हैं, बिजनेसमैन ऐड करके प्रॉफिट में ऐड करके कवर कर सकता है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड सेल्स या फिर स्टैंडर्ड टर्नओवर, एक एक कंसेप्ट हमें देखनी है। द टर्म स्टैंडर्ड सेल्स refers to the sales for the period corresponding with the indemnity period during the preceding accounting year adjusted in view of trend. So स्टैंडर्ड सेल्स का मतलब क्या है, सेल्स फॉर द पीरियड करस्पॉन्डिंग विथ इंडेमनिटी पीरियड, यानी कि जो इंडेमनिटी पीरियड है उससे रिलेटेड, करस्पॉन्डिंग पीरियड उससे रिलेटेड जो पिछले साल के अकाउंटिंग ईयर का पीरियड है, प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर, पिछले साल के अकाउंटिंग ईयर का जो पीरियड है, उस पीरियड की जो सेल्स की अमाउंट है उसको क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड सेल्स कहा जाता है। फिर से बताता हूं, स्टैंडर्ड सेल्स का मतलब क्या है, सेल्स रेफर टू द सेल्स फॉर द पीरियड करस्पॉन्डिंग with the indemnity period during the preceding accounting year adjusted in view of trends, यानी कि जो एक्चुअल इंडेमनिटी पीरियड है उस एक्चुअल इंडेमनिटी पीरियड को पहले कंसिडर किया जाता है, और वही पीरियड पिछले साल का क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। उस पीरियड में पिछले साल में सेल्स कितनी अमाउंट की, यानी कि सेल्स का वॉल्यूम, सेल्स की अमाउंट कितनी थी वो यहाँ कंसिडर की जाती है, और एक्चुअल करंट ईयर में उसमें अगर इंक्रीज के चांसेस है, व्यू ऑफ ट्रेंड्स, जो ट्रेंड्स है अगर इंक्रीज होता है तो उस पिछले साल के पीरियड की जो सेल्स की अमाउंट है वो क्या की जाती है, इंक्रीज की जाती है, और इंक्रीज करने के बाद जो अमाउंट मिलती है उसको क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड सेल्स कहा जाता है। देन एनुअल सेल्स या फिर एनुअल टर्नओवर, जब हमने एवरेज क्लास का एप्लीकेशन देखा, एप्लीकेशन देखते वक्त हमने एक फॉर्मूला देखा है, वो फॉर्मूला क्या है, पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल सेल्स। सो यहाँ हमें एनुअल सेल्स को क्या करना है, समझना है। तो क्या है एनुअल सेल्स, सिंपल कंसेप्ट है, द टर्म एनुअल सेल्स रेफर्स टू द सेल्स फॉर द पीरियड ऑफ 12 months immediately before the date of fire adjusted in view of date. So simple है, immediately before the date of fire, period of 12 months, यानी कि सेल्स फॉर द पीरियड ऑफ 12 months immediately before the date of fire, यानी कि आग लगने की तारीख का पीछे का जो 12 महीने का पीरियड है, उस 12 महीने के पीरियड में, 12 months के पीरियड में जो भी सेल्स की अमाउंट होती है उसको जो ट्रेंड है वो ट्रेंड देखकर एडजस्ट किया जाता है, यानी कि अगर इंक्रीज ट्रेंड है तो उसको इंक्रीज किया जाएगा, अगर डिक्रीज ट्रेंड है तो उसको डिक्रीज किया जाएगा। जो भी फिगर मिलती है उसको क्या कहा जाता है, एनुअल सेल्स या फिर एनुअल टर्नओवर कहा जाता है। तो कुछ कंसेप्ट्स और जो प्रोसेस है वो प्रोसेस इस थ्योरी में हमने क्या की है, डिस्कस की है। आगे जाकर ये सब कुछ
प्रॉब्लम सॉल्व करके हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।